Hi everyone, welcome back to our channel Study with Entomologist. So in the IPM series today we will start the legal method of IPM as a tool. So let's start this. The first thing in the legal control, the term is quarantine. So quarantine is a French word which means for 40 days. Okay, so it means quarantine can be defined as a legal restrictions. So these are legal restrictions on the movement of agricultural commodities for the purpose of exclusion, prevention, delay in the spread of plant pest and diseases in uninfected areas or foreign lands. सो कुल मिला के क्वारंटीन में क्या किया जाता है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जिनके बाद ही क्या हो सकता है किसी प्लांट मटेरियल का या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में अदरवाइज वन स्टेट टू अनदर स्टेट क्या हो सकता है मूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ फाइटोसैनिटरी मेजर्स कह सकते हैं और कुछ लॉज को फॉलो करना होगा। जब उन्हें क्या मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ओके दिस कमोडिटी इज सेफ और फ्री फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज, ओनली आफ्टर दैट ओनली उनको क्या मिलेगी, परमिशन मिलेगी वहाँ पे इजी ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है, तो ये सब आता है तुम्हारे लीगल मेथड के अंदर। कुल मिला के ये क्या है, एक तरह का ऑफिशियल कंट्रोल है, ऑफिशियल कंट्रोल है। ठीक, दूसरी बात हमें इसके बारे में क्या जाननी होती है कि कहाँ से कब क्या कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जब हमें पता है हिस्ट्री में 1845 में क्या आया था, ग्रे पॉइन फाइलोजीरा आया था। ग्रे पॉइन फाइलोजीरा, ठीक है, ये जो पेस्ट था ये इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस में फ्रॉम द यूएसए। इसको यूएसए से फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द 1845। ठीक है, जिसकी वजह से उसने वहाँ पे क्या कर दिया था, हैवॉक मचा दिया था। ठीक है, ये वहाँ का नेटिव पेस्ट नहीं था लेकिन कहीं और से आके वहाँ की पूरी जो ग्रे पॉइन इंडस्ट्रीज़ थी इसने इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक, उसके बाद ऐसा ही इंसिडेंट 1892 में मैक्सिकन बॉल विविल इन यूएसए जो मैक्सिको से आई और सेंट्रल अमेरिका से आई, कब, 1892 में। 1892 में तुम्हारा कौन आया है, मैक्सिकन बॉल विविल आई है। मैक्सिकन बॉल विविल कहाँ से आई है तुम्हारे, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका से यूएसए में आई। ठीक, यहाँ पे भी उसने क्या किया, पूरी कॉटन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे ख़त्म करके रख दिया। तो इसके बाद लाइकवाइज तुम्हारा यूरोपियन कॉर्न बोरर आया था, यूरोपियन कॉर्न बोरर इन नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द इटली। तो ये आया था इटली टू नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइकवाइज कॉटनी कुशन स्केल ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया से। तो ये जब सारे पेस्ट क्या होने लगे, इंट्रोड्यूस्ड होने लगे, हैवॉक मचाने लगे, तो उस टाइम पे ये फील किया गया कि अब हमें क्या चाहिए, कुछ टाइप के लीगल सर्टिफिकेशन चाहिए जिसकी वजह से जो है पेस्ट का इंट्रोडक्शन है, ये पेस्ट का इंट्रोडक्शन कम हो सके। ठीक है, तो इसके लिए सेवरल टाइप्स के क्या बने, एक्ट बने, जिसमें एक एक्ट कौन आता है हमारा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी आता है। ठीक, दूसरी बात वो पूछते हैं कि इसकी नोडल एजेंसीज कौन कौन सी हैं,
तो इसकी जो पहली नोडल एजेंसी है, इसकी जो पहली नोडल एजेंसी है वो हम अपने इंडिया में अगर बात करें तो वो है NBPGR। NBPGR मीन्स नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली, अंडर द ICAR। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोलती है कि जो भी तुम्हारा मैंगो फ्रूट का एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, तो उनको सबसे पहले फ्रूट फ्लाई के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा और वेपर हीट ट्रीटमेंट्स देने पड़ेंगे। तो वेपर हीट ट्रीटमेंट्स क्या था, 40 to 47 डिग्री सेल्सियस पे उन जो मैंगोज़ हैं उनको एक्सपोजर करना है फॉर द वेपर्स एट द टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस फॉर द 4 आवर्स। तो जब ऐसा करेंगे तो जो फ्रूट फ्लाई की जो भी इन्फेस्टिंग स्टेज है उस मैंगो फ्रूट के अंदर, वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो उसके बाद ही हम उन फ्रूट का क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे क्वारंटाइन का एक मेजर्स है। और जो प्लांट क्वारंटाइन के जितनी भी हमने मेजर्स बनाए हैं, तो इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू सेफ गार्ड द कंट्रीज एग्रीकल्चरल फ्रॉम द इन्वेसिव पेस्ट। मतलब जितने भी हमारे इन्वेसिव पेस्ट हैं उनसे बचाने का काम ही हमारा क्या है, प्राइमर मोटो है हमारे लीगल मेथड्स का। अब एक टर्म इसमें आता है जब भी हम लीगल मेथड्स की बात करते हैं, तो एम्बार्गो। सेवरल टाइम्स वो क्या करता है, क्वेश्चंस में भी पूछता है कि एम्बार्गो पीरियड का मतलब क्या होता है। तो एम्बार्गो का मतलब होता है टोटल प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल फ्रॉम रीजन अ कंट्री। ठीक है, सपोज दैट कोई कंट्री है, उस कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है उस पेस्ट का, लेकिन उस कंट्री से इस कंट्री में उस प्रोडक्ट को लाया जा रहा है, बट ये कंट्री फ्री है इस पेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि नहीं, अब तुम्हारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये इस कंट्री में नहीं आ सकता है, कि तुम्हारी कंट्री में क्या हो चुका है, उस पेस्ट का जो इन्फेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम नहीं चाहते कि वो पेस्ट उस कंट्री से इस कंट्री में भी इंट्रोड्यूस हो, इसीलिए जो कंप्लीट प्रोहिबिशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एम्बार्गोज कहा जाता है। एम्बार्गोज मीन्स कंप्लीट prohibition of import, ठीक है, of certain kinds of infected material from the region or the country। तो जो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू एक्सक्लूड इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल, तो वो कौन सा होता है, तो वो है एम्बार्गो। पूरा प्रोहिबिट करना ही उसका क्या है, अल्टीमेट इफेक्टिव मेजर्स है। दूसरा होता है post entry quarantine. Sometimes they used to ask this term also, like what does it means, PEQ. PEQ is post entry quarantine. Post entry quarantine means because it is difficult to detect all types of seed-borne pathogens by simple test whatever we are doing quarantine stations, so it may be necessary to subject seeds to PEQ. सीड्स को हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स में ग्रो करवाते हैं, और ग्रो करवाने के बाद उनका सुपरविज़न करवाया जाता है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, ये सारा काम इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में चल रहा होता है। तो जब हम सीड्स को सिर्फ सीड्स को देख के नहीं बल्कि उनका ग्रो करवा के उनका टेस्ट करते हैं, ग्रो एंड टेस्ट करते हैं, फिर जाके हमें पता चलता है और फिर हम उस लॉट को क्या करते हैं, आगे की परमिशन देते हैं। तो ये वाले जो टास्क होते हैं इनको क्या कहा जाता है, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन कहा जाता है। कि हाँ, एक चेक पोस्ट को हमने सिर्फ सीट्स को देखा और सीट्स को देखने के बाद उनको पास करवाया, लेकिन उस पास करवाने के बाद जब सेकेंडरी टाइम पे हम चेकिंग करेंगे तो उस टाइम पे हम उनको पूरा ग्रो करवाते हैं प्रॉपर कंडीशंस में, और फिर चेक करते हैं कहीं कोई सीड बॉर्न पैथोजन या फिर डीप सीडेड पैथोजन तो नहीं था उसके अंदर। इनको कहा जाता है पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन मेथड्स। ठीक है, नाउ कभी भी अगर एक्सपोर्ट कंट्रोल करना हो या फिर रेगुलेशंस क्या होने चाहिए किसी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री में, सबसे पहले फील्ड इंस्पेक्शन होना चाहिए फील्ड क्रॉप्स का। मतलब रेगुलर बेसिस पे हमें क्या देखना है कि जो सीड्स हैं कहीं वो डिजीज़ से इन्फेक्ट तो नहीं है, इन्फेक्टेड प्लांट्स जो भी हैं उनको रोग आउट करना है, निकाल देना है वहाँ से बाहर, ताकि इंपोर्टिंग कंट्री को हमेशा क्या मिले, अच्छी रिक्वायरमेंट्स के सीड्स मिले। तो ये सब कुछ करना होता है। लाइकवाइज इंस्पेक्शन ऑफ सीड लॉट करना होता है, सीड ट्रीटमेंट करना होता है। ये सारी तो नेचुरल चीज़ें हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें आती है जब भी हम रेगुलेशन कर रहे होते हैं, तो उस रेगुलेशन में सबसे पहले आता है तुम्हारा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, इट मीन्स
पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछते हैं कि ये जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है इसको इशू कौन सी कंट्री करवाती है, एक्सपोर्टिंग कंट्री और इम्पोर्टिंग कंट्री। तो याद रखना जो भी हमारा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आता है इसको जो इशू करेगी वो करेगी एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो अपना सामान भेज रही है वो कंट्री इसको उसके साथ क्या करेगी, सर्टिफिकेट को बना के देगी। और किसके अंडर ये रूल आता है, तो ये आता है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के अंदर। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1951 के अंडर क्या आता है तुम्हारा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट का लॉ आता है कि हर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को उसके लॉट के साथ ये सर्टिफिकेट इशू करवाना इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ही इस जो भी तुम्हारा प्रोड्यूस है उस प्रोड्यूस को आगे मूव करा जाएगा। ठीक है, तो रिमेंबर दिस ऑल्सो, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1951 फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हिस्ट्री ऑफ प्लांट क्वारंटाइन इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1906 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर के अंडर क्या था कि जितनी भी कॉटन की बेल्स होंगी उनका फ्यूमिगेशन क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ताकि जो मैक्सिकन कॉटन बॉल विविल है एंथोनमस ग्रैंडिस उसका गलती से भी इंट्रोडक्शन न हो पाए कंट्री में। इसके लिए 1906 में सबसे पहले ऑर्डर निकाला गया था, फ्यूमिगेशन ऑफ कॉटन बेल्स। विदाउट फ्यूमिगेशंस कोई भी कॉटन का क्या नहीं होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा, सो दैट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉटन बॉल विविल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था क्वारंटाइन की चीज़ों का इंडिया में। लेटर ऑन सबसे पहला जो प्लांट क्वारंटाइन एक्ट आया इन इंडिया, इट केम्स इन February 3, 1914 अंडर डीपा। डीपा इज डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। ठीक है, तो 3 फैब 1914 को सबसे पहले प्लांट क्वारंटाइन एक्ट आया, दैट इज़ नोन एज द डीपा और डिप एक्ट वी कैन से। इसमें क्या कहा गया, मैनी न्यू पेस्ट एंड डिजीज एंटर्ड इनटू इंडिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, टोटली अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस होते हैं और क्लियरेंस होते हैं। जैसे कि ग्रेट बंगाल फेमाइन 1943, उसके बाद हमारे क्या हुए, बहुत सारे प्लांट क्वारंटाइन। अब जब हमारा डीपा बन गया तो डीपा ने बोला कि बहुत सारे अनसाइंटिफिक मेथड्स है, इन सारे अनसाइंटिफिक मेथड्स को रिप्लेस करके हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके अब क्वारंटाइन के रेगुलेशंस को चेक करना चाहिए। लेकिन तभी क्या हुआ, 1943 में एक डिजीज़ आई, ग्रेट बंगाल फेमाइन। ठीक है, ग्रेट बंगाल फेमाइन आई किसकी वजह से, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से, जो कहाँ से आई थी, बांग्लादेश से फैलते फैलते उसने पूरे बंगाल वाले एरिया को और मेजर जो राइस बेल्ट्स हैं उन सबको क्या कर दिया था, इन्फेस्ट कर दिया था इस टाइम पे। ठीक है, तो इसके आने के बाद इंडिया में क्या हुए, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस बने। ठीक है, आफ्टर द 1943। सो जो प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस बने हैं तो इन्हें इसलिए बनाया गया ताकि जितने भी इंडिया में इम्पॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स हैं किसी भी अदर कंट्री से आने के, उन सारे एंट्री पॉइंट्स पे क्या कर सके हम, चेक कर सके किसी भी चीज़ को कि कौन सा प्रोड्यूस आ रहा है, कौन सा प्रोड्यूस जा रहा है, कहीं उसके साथ कोई पैथोजन आ तो नहीं रहा, इन सारे की चेकिंग्स वहाँ पे होगी। ठीक है, देन फिर क्या हुआ, जब ये सारे क्वारंटाइन स्टेशंस भी बन गए, लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो अंडर डीपा मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एक्ट इनसाइड द डीपा, जो क्या है, बैंड है, उनका हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तुम्हारा क्या है, अनगिंट कॉटन है, दूसरे हमारे क्या है, अनियन है, पोटैटो ट्यूबर्स हैं, एंड उसके बाद गार्लिक है, रॉ टोबैको है,
and jumping beetles or beans, we can say jumping beans है Mexican, sunflower seed है और बरसीम सीड है। इन सीड्स, इन जितनी भी ये क्रॉप्स हैं, इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अंडर डीपा ये सारे क्या हैं, बैन हो रखे हैं। ठीक है, अब जब डीपा वगैरह सब कुछ आ गया, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस भी बन गए, तो लेटर ऑन इन 1946 एक डायरेक्टरेट खोला गया, दैट इज DPPQS, DPPQS। इट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage। ठीक है, and its headquarter is at the Faridabad, UP, under the Ministry of Agriculture, फूड एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, जितना भी IRI में बॉटनी डिविजन्स है, उसके अंदर जितना भी प्लांट इंडक्शन की स्कीम्स बनी, इन सब की एक्टिविटी यहीं से रेगुलेट की जाती है प्लांटिंग मटेरियल्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब 1946 में डायरेक्टरेट बन गया, उसके बाद दिसंबर 25 इन 1951 फर्स्ट टाइम क्या बनाया गया, प्लांट क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन स्टेशन बनाया गया। ठीक है, प्लांट क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन स्टेशन बनाया गया। मैंने कहा ना, जब से ग्रेट बंगाल फेमाइन आई 1953, उसके बाद से ही प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन बनाने की तैयारी की गई। तो फर्स्ट जब बना वो 1951 में बना, विद द फ्यूमिगेशन स्टेशन नाम दिया गया इसको। ठीक है, देन अगस्त 1976 में क्या बना है हमारा, NBPGR बना है, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो NBPGR बना। फिर उसके बाद 1988 में क्या बना था, प्लांट फ्रूट्स सीड्स रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया ऑर्डर 1989, उसको PFS ऑर्डर भी कहा जाता है, जो एनफोर्स्ड हुआ 1989 को। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1988 में प्लांट फ्रूट सीड्स रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ये ऑर्डर आया था। ठीक है, जो कि 1989 में क्या हो गया था, होल इंडिया में इसको इन्फोर्स किया गया। इसको पॉपुलरली इसको क्या कहा जाता है, PFS ऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एजेंसीज इन इंडिया फॉर द लीगल कंट्रोल और द क्वारंटाइन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। फिर बहुत सारी लिस्ट आती है जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि लिस्ट ऑफ पेस्ट विच इज़ फ्री फ्रॉम द इंडिया एंड द पेस्ट ऑफ डोमेस्टिक क्वारंटाइन इम्पॉर्टेंस इन इंडिया, लाइकवाइज एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी लिस्ट होती है जो हमें याद करनी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। So this is the list of pests in India, which is India is free from the following pest. The first is Colorado potato beetle, second is cotton ball weevil, third is tobacco bud worm, fourth is tobacco hornworm, fifth is sugarcane stalk borer, sixth is European corn borer, seventh is oyster shell scale, eighth is Japanese beetle, ninth Haitian fly, 10th Mexican bean beetle, 11th is grey point phylloxera, 12th is banana scab moth, 13th is Mediterranean fruit fly, and the 14th one is spruce budworm. So these 14 are the pests which are not present in India till now. So how we can remember is for this small mnemonics is there, like Colorado cotton ball, tobacco bud and horn, sugar cane की stalk, यूरोपियन कॉर्न और ऑयस्टर को देखकर जापानीज़ को हंसी आ गई। फिर मैक्सिकन वाइन बनाकर कैब से मेडिटेशन करने रूस चले गए। सो
फ्रॉम these all the clear only, like कोलोराडो हुआ, कॉटन की बॉल, टोबैको का बड और हॉर्न निकाल के, शुगर केन की स्टॉक लेके, यूरोपियन कॉर्न और ऑयस्टर को देखकर जापानीज को हंसी आ गई. सो कोलोराडो इज कोलोराडो पोटैटो बीटल, कॉटन बॉल विविल, टोबैको बर्ड वर्म एंड टोबैको हॉर्न वर्म, शुगर केन स्टॉक बोरर, यूरोपियन कॉर्न बोरर, ऑयस्टर स्केल को देखकर जापानीज बीटल को हंसी इज हेशियन फ्लाई. हेशियन फ्लाई को देखकर जापानीज, इट इज़ जापानीज बीटल. फिर मैक्सिकन इज मैक्सिकन बीटल, वाइन इज ग्रेप वाइन फाइलोजीरा, एंड बनाकर बनाना इज हेयर एंड इसमें से स्कैब हो जाए, कैब का स्कैब हो जाएगा तो बनाना स्कैब से. मेडिटेशन मीन्स मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई करने, रूस मीन्स स्प्रूस बर्डवर्म इज फॉर दैट इट इज़ रूस चले गए. सो इसको याद करके हम क्या कर सकते हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हैं, अपना थोड़ा अंदाज़ा लगा के हम इन 14 के 14 पेस्ट को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. हाँ, इसको याद कर लिया तो क्या हो सकता है कि थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के या फिर थोड़ा प्रेशर को इंटेंसिफाई करके हम इजीली इन 14 के 14 नाम्स को रिमेंबर कर सकते हैं, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्या था. ठीक है, तो अगेन रिमेंबर, कोलोराडो कॉटन की बॉल, टोबैको बर्ड एंड हॉर्न, शुगर केन की स्टॉक और यूरोप का कॉर्न और ऑयस्टर को देखकर जापानीज़ को हंसी आ गई. फिर मैक्सिकन वाइन बनाकर कैब से मेडिटेशन करने रूस चले गए. सो दीज आर सिंपली 14 पेस्ट विच आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया और फ्री फ्रॉम द इंडिया. आई होप यू ऑल आर liking this mnemonics. So likewise the other mnemonics we also provide in the next video. This is all for today. Thank you for watching. Please guys like, share and subscribe and comment also if you are liking our lectures. Thank you for watching.